Hey everyone, welcome back again to our प्यारा प्यारा सा चैनल नीट निकेतन। तो यार हम मुलाकात कर रहे हैं अभी हमारे बीट द नीट क्रैश कोर्स को लेकर, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डे 4 ट्रांजिस्टर्स का। जी हाँ, सेमीकंडक्टर्स से आते हैं हर बार हर एग्जाम में 3 सवाल, और ये जो 3 सवाल हैं जनरली ये सेमीकंडक्टर्स के फेज 1 जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जिसके बारे में बहुत सारी बातें की है हमने, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन और बेसिक चीजें, पीएन जंक्शन डायोड, उनकी फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग वाली स्ट्रेटेजी, उससे आता है पहला सवाल। दूसरा सवाल जो है वो ट्रांजिस्टर्स से जनरली देखा जाता है, और तीसरा सवाल जो है वो लॉजिक गेट्स के टॉपिक से देखा जाता है। ऑलराइट, तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे ट्रांजिस्टर्स के साथ, और ट्रांजिस्टर्स की पूरी कहानी जो है वो अभी के अभी कंप्लीट करेंगे इसी छोटे से इंटरेक्शन में। ऑलराइट, तो अगर आप ट्रांजिस्टर्स के टॉपिक्स को बखूबी जानते हो तो आप डायरेक्टली वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप ट्रांजिस्टर्स की कहानी सुनना चाहते हैं तो चंद मिनटों में ही मैं आपको काफी अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से ये पूरी कहानी आपके सामने रखूंगा। फील आ जाएगी बॉस कि ट्रांजिस्टर होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे होते हैं इसके प्रॉब्लम मॉडल, और कैसे किया जाता है उन सवालों को अच्छे तरीके से, है ना। अच्छी तरीके से मतलब एक्यूरेसी के साथ भी और कम समय लेते हुए भी। ठीक, टॉपिक बहुत एनालिटिकल सा है, समझने वाला टॉपिक है। तो यहाँ हम हमारी पेस ऑफ लर्निंग को बहुत ज्यादा नहीं भगाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे हौले हौले रूल्स के सहारे चलेंगे। और हाँ, बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है यार कि ट्रांजिस्टर्स पे आने वाले न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व। तो ट्रांजिस्टर्स पे आने वाले न्यूमेरिकल्स जनरली 2 कैटेगरीज के होते हैं। पहला, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर से रिलेटेड, और दूसरा एक ट्रांजिस्टर सर्किट में डिफरेंट पोटेंशियल ड्रॉप्स, बीबी, बीसी, कलेक्टर बेस, एमिटर कलेक्टर, ये सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स देकर, रेसिस्टर वाली आर्म्स देकर आपसे करंट के बारे में पूछा जाता है या करंट गेन पूछा जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, या तो प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो आएंगी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर से रिलेटेड, या फिर करेंट्स, वोल्टेजेस, इन सबके बीच में कोई रिलेशन पूछा जाएगा, जो यकीनन हमारे केसीएल केवीएल से बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। ऑलराइट, और अगर कहीं ना कहीं आप केसीएल केवीएल में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट ना हो तो यार करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो लेक्चर है उसको भी देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वक्त आने पे मैं बता दूंगा और समझा दूंगा उन बातों। ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ट्रांजिस्टर्स का। तो यार ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच यूज होता है। ट्रांजिस्टर्स को आप एज अ स्विच यूज कर सकते हैं। जब आप ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करते हैं तो ये कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन में होता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पढ़ेंगे यानी आईवी कर्व पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रीजन कट ऑफ रीजन होता है और कौन सा रीजन सैचुरेटेड रीजन होता है, सैचुरेशन वाला होता है। इसके बाद अगर बात करें तो एज एन एम्पलीफायर होता है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो वर्क करता है यार, वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन एक्टिव स्टेट, एक्टिव रीजन में वर्क करता है। कट ऑफ स्टेट या सैचुरेशन में तो वो स्विच की तरह काम करेगा। वो एक्टिव रीजन या एक्टिव स्टेट में एज एन एम्पलीफायर वर्क करता है, और एज एन ऑसिलेटर भी होता है। ठीक है, ध्यान रखनी है 2 बातें। एसी इनपुट्स जो होंगे वो एम्पलीफाई हो जाते हैं, मगर डीसी इनपुट्स जो होते हैं वो एम्पलीफाई नहीं होते। एम्पलीफायर बेसिकली एसी इनपुट को बढ़ाने के लिए यूज होता है। आउटपुट जो होगा वो नेचुरली एम्पलीफाइड होगा, बढ़ चुका होगा इन कंपैरिजन टू इनपुट, मगर एसी इनपुट्स में, डीसी में नहीं। ठीक है, चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो यार कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताऊंगा ट्रांजिस्टर के बारे में आपको 5 बातें, पांचों बातों को 5 रूल्स की तरह लेकर चलना है यार। और इन सभी रूल्स को मद्देनजर रखते हुए एक एक करके हम सभी सर्किट्स, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसकी एप्लीकेशंस और न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात कर रहे हैं यार स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल साइज, स्ट्रक्चर में हम बात करने वाले हैं फिजिकल साइज की,
और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन की, फिजिकल साइज एंड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग एक्सटेंट को लेकर। यानी कि यदि मैं आपको एक ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, तो एक ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं कि एक होता है हमारा एमिटर, जिसका काम है चार्ज कैरियर्स को एमिट करना, प्री चार्ज कैरियर्स को एमिट करना। एक होता है हमारा बेस और एक होता है हमारा कलेक्टर। यदि आप ध्यान से देखें तो डिलिबरेटली मैंने इनके फिजिकल साइजेस को अलग अलग बनाया है। यदि हम ट्रांजिस्टर्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी, एनपीएन। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप किसी एक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को किसी दो अलग टाइप के सेमीकंडक्टर्स के बीच में सैंडविच करें, यानी एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को दो एन टाइप के बीच में सैंडविच किया, या एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को दो पी टाइप के बीच में सैंडविच किया, एनवेलप किया, तो देखिए आपके पास पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर निकल कर आ जाते हैं, है ना। देखने में यार ये पैलिंड्रोम जैसा लगता है कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सर सेम सेम ही तो है, पीएनपी पीएनपी एनपीएन एनपीएन। देखने में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं इसे टेक्निकली, ऐसा लगता है, मगर यार लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट इसका बिहेवियर सेम नहीं होता। जी हां, आपके कोर्स में कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिन्हें कहा जाता है बायलेटरल डिवाइसेस, बायलेटरल, यूनिलेटरल, बायोलॉजी में भी पढ़ते हो यार। तो बायलेटरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनका बिहेवियर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सेम होता है, जैसे रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। ये वो होते हैं कि करंट इनमें अगर लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, दीज आर जनरली टेकन एज द एग्जांपल ऑफ बायलेटरल डिवाइसेस। लेकिन अगर आप एक सेल या बैटरी के बारे में बात करें, अगर लेफ्ट टू राइट चार्जिंग स्टेज है तो राइट टू लेफ्ट डिस्चार्जिंग होगी। अगर आप डायोड के बारे में बात करें, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, अगर लेफ्ट टू राइट फॉरवर्ड बायस है तो राइट टू लेफ्ट रिवर्स बायस होगा। तो इस तरीके के डिवाइसेस जिनका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बिहेवियर सेम नहीं बल्कि अलग होता है, ऐसे डिवाइसेस कहलाते हैं यूनिलेटरल डिवाइस। ऑलराइट, बायलेटरल मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम सेम है, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। यूनिलेटरल डिवाइसेस वो हो गए जिनका लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बिहेवियर अलग होगा, जैसे सेल को भी कंसिडर कर सकते हो, बस फीलिंग देने के लिए बता रहा हूं, और डायोड को कंसिडर कर सकते हैं, और साथ ही आप ट्रांजिस्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट सुनने में तो सेम लगता है, मगर बात होती है डिफरेंट कारण उसके दो। पहला, इनके डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट होते हैं, और दूसरा इनके फिजिकल साइजेस भी। पहला, आपने कहा एमिटर का काम है एमिट करना। अगर एमिटर का काम है एमिट करना तो इसकी डोपिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए ताकि इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा संख्या में हो, ताकि वो इजीली फ्लो कर पाए। तो हाईली डोप्ड होता है हमारा एमिटर रीजन, कलेक्टर होता है हमारा मॉडरेटली डोप्ड होता है हमारा कलेक्टर, और अगर बेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा लाइटली डोप्ड या स्लाइटली डोप्ड। ठीक है, सबसे कम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो होती है बेस की, सबसे ज्यादा डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो होती है एमिटर की। अच्छा, बात रही फिजिकल साइजेस की, पहले तो मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये है एमिटर जिसका काम है एमिट करना, ये है बेस, और ये है कलेक्टर जिसका काम है कलेक्ट करना। तो सर कलेक्टर किसे कलेक्ट करेगा? जिसे एमिटर एमिट करेगा। भाई एमिटर के द्वारा भेजे गई चार्ज कैरियर्स को ही कलेक्टर आगे चल के कलेक्ट करने वाला है। मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पीएनपी में ध्यान दीजिएगा, पीएनपी में एमिटर जो है वो पी टाइप यानी कि होल्स मेजॉरिटी होंगे, होल्स को एमिट करेगा। जब ये होल्स को एमिट करने वाला होगा तो एमिटर से निकलने वाले, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, एमिटर से निकलने वाले पीएनपी के केस में जो भी होल्स हैं, बेस से गुजरने के दौरान, बेस में देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एन टाइप है, बेस से गुजरने के दौरान उसमें से 2 से 5%, 2 to 5% जो है वो वहीं ठहर जाएंगे, और रिमेनिंग 95 to 98% जो है वो कलेक्टर में एंटर कर जाएंगे। एमिटर से निकलने वाले जो होल्स हैं उसमें से 2 to 5% बेस में ठहर जाएंगे अपोजिट चार्ज कैरियर्स के पास, न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप ऐसा सोच सकते हैं, और रिमेनिंग 95 to 98% कलेक्टर में एंटर कर जाएंगे। ये कलेक्टर वो है जिसमें होल्स की संख्या ऑलरेडी ज्यादा थी। देखिए ये भी तो पी टाइप था, कलेक्टर में होल्स ऑलरेडी ज्यादा थे और आने वाले भी एक्स्ट्रा में होल्स ही तो हैं।
कलेक्टर में होल्स ऑलरेडी ज्यादा हैं और आने वाले होल्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटर होल रिपल्शन, होल होल रिपल्शन, इंटर होल रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। इस इंटर होल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कलेक्टर का जो साइज है वो मैक्सिमम रखा जाता है, यानी कि आप यहां स्पेसिफाई करना चाहेंगे कि कलेक्टर का मैक्सिमम फिजिकल साइज होता है, मैक्सिमम फिजिकल साइज होता है। आप देख सकते हैं बेस लाइटली डोप्ड भी है और बेस काफी थिन भी है। एमिटर हाईली डोप्ड है मगर उसका फिजिकल साइज ओकेश है, मॉडरेट है, लेकिन कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली डोप्ड है और इसका फिजिकल साइज जो है यार वो मैक्सिमम है। फिजिकल साइज मैक्सिमम क्यों होता है सर? पीएनपी में आने वाले भी होल्स, मौजूदा एक्सेस में होल्स, तो इंटर होल रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। एनपीएन में आने वाले होंगे इलेक्ट्रॉन्स, जो एमिटर ने एमिट किए होंगे, क्योंकि वो एन टाइप है, वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, उसमें से 2 से 5% पी टाइप बेस के पास ठहर जाएंगे। 95 से 98, 95 to 98% जो है वो एंटर कर जाएंगे कलेक्टर्स में। कलेक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऑलरेडी ज्यादा थी यार, एन टाइप था, और उसमें आप 95 to 98% और एंटर करवा रहे हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। पीएनपी में इंटर होल रिपल्शन काफी ज्यादा और एनपीएन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी ज्यादा। पीएनपी में इंटर होल और एनपीएन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक को मिनिमाइज करने के लिए, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ही कलेक्टर का फिजिकल साइज मैक्सिमम रखा जाता है। तो देखिए इनकी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है और इनका फिजिकल साइज भी अलग अलग है। भाई इस थ्योरी को इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि सवाल आते हैं बॉस। इनके डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग और फिजिकल साइजेस भी अलग अलग, और इस कारणवश ये दिखते तो हैं पीएनपी पीएनपी बोथ साइड सेम, एनपीएन एनपीएन बोथ साइड सेम, पर ये होते नहीं है। पैलिंड्रोमिक बिहेवियर देखा नहीं जाता। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो बायलेटरल डिवाइस नहीं होते, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इनका बिहेवियर अलग अलग होता है। पलट के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ट्रांजिस्टर इधर से पीएनपी है तो इसको पलट के इस्तेमाल करेंगे, ये बात नहीं हो सकती। सही है। चलिए बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। हमारा अगला पार्ट और अगला मुद्दा और अगले रूल की तरह जो सर्व करेगा वो क्या होगा? मोड्स ऑफ वर्किंग। आपने टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर तो देख लिए, पीएनपी एंड एनपीएन, लेकिन हमारे पास जो मोड्स ऑफ वर्किंग होते हैं यार वो 3 मोड होते हैं। ट्रांजिस्टर को वर्क कराने के लिए, चाहे बेशक आप एम्पलीफायर के बारे में बात करें या ट्रांजिस्टर की किसी भी एप्लीकेशन के बारे में, 3 मोड्स होते हैं। एक होता है हमारा कॉमन बेस, कॉमन बेस जिसे आप कहते हैं सीबी। एक होता है हमारा कॉमन एमिटर जिसे आप कहते हैं सीई। ठीक है जी, कॉमन एमिटर सीई। और एक होता है हमारा कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर सीसी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि आपको कॉमन किसको करना है, कॉमन किसको करना है। ठीक है। कॉमन कलेक्टर जो है यार ये सिलेबस में नहीं है, ये बताना चाहूंगा कि कॉमन कलेक्टर जो है ये सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं आपको एक हल्का सा हिंट दूंगा कॉमन कलेक्टर का। क्यों? क्योंकि कॉमन कलेक्टर है तो नहीं, मगर उसको पढ़ने समझने के बाद कॉमन बेस और कॉमन एमिटर पे आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो कमांड है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो देख लेते हैं जरा। पहले बात करते हैं कॉमन बेस की। तो यार एमिटर बेस कलेक्टर में, एमिटर बेस कलेक्टर में से आपको बेस को कॉमन करना है, यानी कि बात बड़ी सिंपल सी है कि बेस से निकली हुई वायर को एमिटर वाली वायर के साथ जोड़ना है और बेस से ही निकली हुई वायर को कलेक्टर वाली वायर के साथ भी जोड़ना है। लेकिन ये जोड़ना इतना आसान नहीं है कि आप इसे एक सीधी वायर से जोड़ देंगे या शॉर्ट सर्किटिंग कर देंगे ना, ये इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है। आपको यहां पे एक बैटरी इंसर्ट करनी है। किस तरीके से वो थोड़ी देर बाद बात करते हैं, मगर उस बैटरी का नाम क्या होगा ये बात हमें अभी करनी है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बेस कॉमन किया है, यानी बेस से निकली हुई वायर को एमिटर और कलेक्टर दोनों के साथ जोड़ा है, तो एमिटर साइड वाली बैटरी का नाम आप VEE लिखना पसंद करते हैं और कलेक्टर साइड वाली बैटरी का नाम VCC। गौर फरमाइएगा, बेस को अगर कॉमन किया गया है तो किसी भी बैटरी के नाम में बेस नहीं आया है। बेस को कॉमन करने पे एमिटर वाली साइड वाली बैटरी का नाम VEE और कलेक्टर साइड वाली बैटरी का नाम VCC। इसी तरीके से बताओ, अगर एमिटर कॉमन करना होगा तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर एमिटर ये है, बेस ये है, कलेक्टर ये है। ठीक है। तो आप एमिटर से निकली हुई वायर को, मैंने देखिए थोड़ा सा ओरिएंटेशन बदल दिया है ताकि कॉमन चीजों को बीच में दिखा सकूं। एमिटर से निकली हुई वायर को बेस से भी जोड़ दिया गया और एमिटर से निकली हुई वायर को कलेक्टर से भी जोड़ दिया गया। तो जब आपने एमिटर से निकली हुई वायर को बेस और कलेक्टर से जोड़ा, यानी कि एमिटर को कॉमन किया,
तो बेस वाली साइड वाली बैटरी का नाम VBB और कलेक्टर साइड बैटरी का नाम VCC होगा। एमिटर कॉमन है तो उसका नाम नहीं आएगा। और अगर आप कॉमन कलेक्टर के बारे में बात करें, ध्यान दीजिएगा, जो कि सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे बोलेंगे एमिटर ये, बेस ये, कलेक्टर ये। अब आपने कॉमन किया कलेक्टर को, यानी कलेक्टर साइड वाली बैटरी, कलेक्टर साइड वाली बैटरी, कलेक्टर को कॉमन किया, यानी कलेक्टर निकली हुई वायर को एमिटर और बेस की तरफ जोड़ा है। तो बेस वाली बैटरी बेस वाली बैटरी का नाम आप यहां VBB रखेंगे और एमिटर आर्म वाली बैटरी का नाम आप VEE रखेंगे। और क्योंकि कलेक्टर को कॉमन किया गया है, इसीलिए कलेक्टर का नाम किसी भी बैटरी के नामकरण में नहीं आएगा। मुझे लगता है आपको मोड्स ऑफ वर्किंग का एक रफ आइडिया हो गया है, जिसमें हमने ये भी देखा कि एक्सटर्नल बैटरी का नॉमेनक्लेचर, एक्सटर्नल बैटरी का नामकरण कैसे किया जाए। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे कि इसमें आप करंट गेन डिफाइन करते हैं। करंट गेन ध्यान दीजिएगा, यहां पे कॉमन बेस में आप एक करंट गेन डिफाइन करते हैं, अल्फा होता है उसका नाम, उसको आप डिफाइन करते हैं अल्फा को, करंट गेन अल्फा। वो हमेशा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट होगा। मतलब जितने भी फिगर्स मैंने बनाए हैं उसमें राइट वाली साइड आउटपुट होगी और लेफ्ट वाली साइड जो होगी वो इनपुट होगी। जैसे कॉमन बेस में राइट साइड में कौन सा करंट है, कलेक्टर करंट, और कॉमन बेस में लेफ्ट साइड में कौन सा करंट है, एमिटर करंट। ठीक है, एमिटर करंट। इसी तरीके से अगर हम डिफाइन करें कॉमन एमिटर में, तो करंट गेन होता है बीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लाइक दैट। तो बीटा क्या होगा, आप कहेंगे राइट वाला करंट होगा कलेक्टर करंट और लेफ्ट वाला करंट होगा बेस करंट। और गामा के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, कलेक्टर को कर दिया कॉमन, आउटपुट करंट यानी राइट वाला करंट एमिटर करंट और लेफ्ट वाला करंट यानी इनपुट करंट बेस करंट। मुद्दा समझ में आया? तो देखिए, अब तक की है हमने ट्रांजिस्टर के बारे में दो खास बातें। पहला, स्ट्रक्चर, फिजिकल साइज और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, मोड्स ऑफ वर्किंग। मोड्स ऑफ वर्किंग में हमने देखा कि कौन सी वायर कॉमन करनी है, एक्सटर्नल बैटरी का नॉमेनक्लेचर कैसा हो, और अल्फा बीटा गामा करंट गेन कैसे डिफाइन किए जाते हैं। सही है। चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं यार। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। बच्चों ध्यान रखना कि यार जब भी हम ट्रांजिस्टर के बड़े बड़े सवालों को बड़ी सरलता से बहुत इजीली KCL KVL सर्किट्स में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें KCL और KVL का बारी बारी इस्तेमाल करना होगा। रूल्स के सेट में KCL पढ़ेंगे, KVL सवालों के दौरान पढ़ेंगे। KCL क्या होता है, करंट लॉ, करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये क्या कहता है कि एमिटर करंट जो है ना यार, वो हमेशा बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। एमिटर करंट हमेशा ही बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। बेसिकली एमिटर करंट इज ड्यू टू 100% ऑफ चार्ज कैरियर्स। बेस करंट अभी मैंने आपको बताया था, एमिटर से निकलने वाले पीएनपी में होल्स और एनपीएन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें इस केस में 2 to 5% ही बेस में रुकते हैं और रिमेनिंग 95 to 98% आगे बढ़ जाते हैं। तो आप बोलेंगे बेस करंट किसके कारण है बेटा, 2 to 5% के कारण, और कलेक्टर करंट किसके कारण है, 95 to 98% के कारण। तो क्या मैं ऐसा यहां पर बोल सकता हूं कि यार एमिटर करंट जो होता है वो सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वो 100% चार्ज कैरियर्स की वजह से है, फिर आएगा कलेक्टर करंट क्योंकि वो 95 to 98% की वजह से है, और फिर लीस्ट होगा बेस जो कि 2 to 5% ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से है। कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पीएनपी में होल्स, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स। भाई जो एमिट करे वही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कंसिडर होंगे। पीएनपी में एमिटर है पी टाइप तो होल्स एमिट करेगा, एनपीएन में एमिटर है एन टाइप तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, है ना। मुद्दा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए खास बात क्या है कि आप ये बोल सकते हैं, जब आपने कहा अल्फा इक्वल टू IC बाय IE, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अल्फा इज इक्वल टू राइट बाय लेफ्ट, आउटपुट बाय इनपुट। तो आपने देखा कि यार ये जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट, ये तो एमिटर करंट से कम होता है। तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो तो ये लेस देन 1 आता है। इसका मतलब यार ये केवल ना नाम का गेन है। करंट गेन, आउटपुट करंट बढ़ जा रहा है, कहां बढ़ रहा है, ये तो कम हो जा रहा है। IC जो है वो IE से कम है, तो अल्फा जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इसीलिए नाम मात्र का गेन है, इसके नाम में बस गेन, एक्चुअली गेन नहीं है।
बीटा के बारे में अगर बात करें तो ऊपर वाला करंट 95 to 98% की वजह से और नीचे वाला करंट 2 to 5% की वजह से, तो नेचुरली ये ग्रेटर देन 1 होता है। इसीलिए हम हमारे सिलेबस में ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ते हैं एनपीएन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पढ़ते हैं एनपीएन और कॉमन एमिटर। कॉमन बेस क्यों नहीं? क्योंकि ये नाम मात्र का गेन है, एम्पलीफाई कर नहीं पाएगा, रिड्यूस कर देगा, तो इसीलिए कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर में एनपीएन ही क्यों, पीएनपी क्यों नहीं? पीएनपी इसीलिए नहीं क्योंकि पीएनपी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, जिनकी मोबिलिटी, मूव करने की क्षमता होगी रिलेटिवली कम। एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो मूव कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज्यादा होती है। मैंने आपको हमारे इस जस्ट पिछले फेज में बताया भी था, सेमीकंडक्टर्स के इंट्रोडक्टरी पार्ट में सवाल भी आया हुआ है यार, कि जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन्स की होल्स की कम होती है और इलेक्ट्रॉन्स की रिलेटिवली ज्यादा होती है। इस कारणवश हम पीएनपी ना पढ़ के एनपीएन पढ़ते हैं। कॉमन कलेक्टर क्यों नहीं पढ़ते सर? क्योंकि वो तो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना, उसके साथ अपने लोचे हैं, क्यों सिलेबस में नहीं है वो बात करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां एमिटर बाय बेस देखो, ये ऊपर बेस तो डिनोमिनेटर में सेम है 2 to 5%, न्यूमरेटर में यहां 95 to 98% था, जबकि वहां पे 100% है। 100% का मतलब ये ग्रेटर देन 1 आ गया है। 100% का मतलब ग्रेटर देन 1 आ चुका है। आई थिंक द लॉजिक इज क्लियर टू अस। ओके, सो दिस इज द थर्ड थिंग, थर्ड रूल। पहला, स्ट्रक्चर, फिजिकल साइज, डोपिंग ध्यान में रखनी है। दूसरा, मोड्स ऑफ वर्किंग ध्यान में रखना है। तीसरा, केसीएल, आईई, आईबी, आईसी, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर करंट, थोड़ा सा सिंबलिक फॉर्म में बात करता हूं, सिंबल्स फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए, अगर मैं सिंबल्स बताऊं आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ओके, सिंबल्स के बारे में बात कर रहे हैं पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के, तो इनका सिंबल कैसा होता है? बड़ा कूल सा सिंबल होता है यार ट्रांजिस्टर का, जरा ध्यान से देखना। आप बोलते हैं कि सर करंट जो है वो हमेशा एमिटर बेस आर्म में रिप्रेजेंट होता है। एमिटर बेस आर्म, ये आपका एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। मान लीजिए ये पी टाइप है, एन टाइप है और पी टाइप है। तो हमने देखा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में पॉजिटिव चार्ज होल्स जो हैं वो एमिटर से बेस जाएंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एमिटर से बेस जा रहे हैं तो करंट भी यकीनन एमिटर से बेस ही जाएगा, एमिटर से बेस ही जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर में ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एन टाइप हो गया, ये पी टाइप हो गया और ये एन टाइप हो गया। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमिटर से बेस जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं एमिटर टू बेस तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण करंट फ्लो करेगा बेस टू एमिटर। होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स थे, अगर वो एमिटर से बेस गए तो होल करंट भी एमिटर से बेस। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, अगर वो एमिटर से बेस गए तो करंट ज्यादा है बेस से एमिटर। ट्रांजिस्टर की कहानी है, इसीलिए बहुत फुर्सत में, तसल्ली में सुना रहा हूं, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें अटकते हैं मगर अपने को अटकना नहीं है। ट्रांजिस्टर पे बनने वाले हैं अभी सारे सवाल खटाखट, ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। मुझको लगता है पूरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, तो तीन चीजों के बारे में हमने बात की है, स्ट्रक्चर, मोड्स और केसीएल। दो रूल्स और बताना चाहूंगा मैं आपको। पहला रूल क्या है हमारे पास इनमें से, यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल बाइसिंग, एक्सटर्नल बैटरी के लिए दिस रूल इज कॉल्ड एज बाइसिंग रूल। मैं इसे बाइसिंग रूल बुलाता हूं। भाई आपने एक्सटर्नल बैटरी का नामकरण तो कर दिया, फॉर एक्सटर्नल बैटरी आपने एक्सटर्नल बैटरी का नामकरण तो कर दिया कि VBB होगा, VCC होगा, VEE होगा, मगर लगेगा कैसे, उसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो पोलैरिटी के लिए आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि एमिटर जो होगा, एमिटर, इसे हमेशा आप फॉरवर्ड बायस करेंगे। यानी अगर ये P टाइप है तो इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए बैटरी की, अगर ये N टाइप है तो इसे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए, और कलेक्टर को आप हमेशा ही रिवर्स बायस करेंगे। यानी कि अगर ये P टाइप है तो इसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने की कोशिश होगी, और अगर ये N टाइप है तो इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। याद होगा यार आपको, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, लाइक दैट। सही है, चलिए आगे बात करते हैं। और अब बात कर रहे हैं फिफ्थ रूल की। ये है जान ट्रांजिस्टर्स के टॉपिक की, ट्रांजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स की। मैं ये बोलूंगा फॉर इंटरनल इमेजिनरी बैटरी, फॉर इंटरनल
इमेजिनरी बैटरी। आगे चल के हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे ट्रांजिस्टर के किसी एक क्वेश्चन में कैसे ट्रांजिस्टर सर्किट को आप फटाक से केसीएल केवीएल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आप पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ा करते हैं। कैसे ट्रांजिस्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को नॉर्मल केसीएल केवीएल से किया जा सकता है, ये हम सीखने वाले हैं किसमें, लास्ट रूल में। और लास्ट रूल है बड़ा सिंपल रूल, बस इतना सा है, ध्यान से सुनिएगा। जो बिहेवियर बेस का एमिटर के टुवर्ड्स होगा, ठीक वही बिहेवियर कलेक्टर का भी एमिटर के टुवर्ड्स होगा, मगर कुछ ज्यादा हद तक। जो बिहेवियर बेस का एमिटर के टुवर्ड्स होगा, कलेक्टर उसको कॉपी करेगा। बेस अगर लो है, कलेक्टर लोएस्ट होगा। बेस अगर हाई है तो कलेक्टर हाईएस्ट होगा। जो भी बिहेवियर बेस शो करेगा, कलेक्टर वही बिहेवियर शो करेगा टुवर्ड्स एमिटर, बट अप टू सम ग्रेटर एक्सटेंट। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, समझिएगा। मैं बना के दिखा रहा हूं आपको दोनों के दोनों ट्रांजिस्टर्स शेप्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला ट्रांजिस्टर एनपीएन, दूसरा ट्रांजिस्टर पीएनपी। ठीक है, दोनों को जरा ध्यान से देखते हैं। हम बोलेंगे एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। ध्यान से समझ पा रहे हैं, कलेक्टर का साइज मैंने मैक्सिमम दिखाया, एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। जरा बात कर लेते हैं पीएनपी की पहले। पीएनपी भाई, जो पोलैरिटी होती है, अगर P की पोलैरिटी पॉजिटिव है और N की पोलैरिटी नेगेटिव है, तो इस P की पोलैरिटी डबल नेगेटिव होगी। इट्स समथिंग लाइक कि हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है वो हायर टू लोअर मूव करेगा। सो 2 से 5% यहां टिक जाएंगे, मगर 95 to 98% को फर्दर हायर से लोअर और लोअर से लोएस्ट मूव करना है। आई रिपीट, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल से लोएस्ट पोटेंशियल मूव करते हैं। और अगर हम यहां पे बात करें एन की, तो आप बोलेंगे नेगेटिव चार्जेस हमेशा लोअर टू हायर और उसके बाद हायर टू हाईएस्ट। इंग्लिश में पढ़ते हो ना यार, प्रिमिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वही बात कर रहा हूं मैं। हायर टू लोअर, लोअर टू लोएस्ट, लोअर टू नेगेटिव चार्जेस, लोअर टू हायर, हायर टू हाईएस्ट। पॉजिटिव चार्जेस का मूवमेंट हमेशा हायर टू लोअर, लोअर टू लोएस्ट होगा। नेगेटिव चार्जेस का मूवमेंट हमेशा लोअर टू हायर और हायर टू हाईएस्ट होगा। यहां होती है पहले फेज ट्रांजिस्टर की कहानी खत्म। अभी ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बात करने वाले हैं, मगर पहला जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है वो आपके सामने क्विक रिकैप दूंगा, फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ा हमने, सभी के फिजिकल साइजेस अलग हैं, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन अलग है, जिस कारणवश लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दिखता सेम है, होता सेम नहीं है। तो आप इन्हें बायलेटरल डिवाइसेस के रूप में यूज नहीं कर सकते, पलट के इस्तेमाल नहीं हो सकता। मोड्स ऑफ वर्किंग के तहत आपको वायर कॉमन करनी है, 2 अलग वायर से ज्वाइन करनी है, मगर शॉर्ट सर्किट की इजाजत नहीं है। करनी पड़ेगी एक एक्सटर्नल बैटरी करंट, जिसका नामकरण नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया है, उसकी पोलैरिटी बाइसिंग रूल में डिस्कस की है, और करंट गेन डिस्कस किया है, कब लेस देन 1, कब ग्रेटर देन 1 और कब ग्रेटर देन 1 होगा। कॉमन कलेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा केसीएल की बात हुई है कि ट्रांजिस्टर में एमिटर करंट क्योंकि 100% ऑफ चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, वो हमेशा ही बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होगा। इसे सिंबल्स में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो यहां पे आप ये बोल पाएंगे कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखिए एमिटर करंट जो है वो ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है, एमिटर करंट ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है, तो बाहर निकलने वाले दोनों करंट होंगे बेस करंट और कलेक्टर करंट। ये सिंबल्स में नहीं होते, बस आपको समझा रहा हूं कि सर्किट्स में कैसे डील करना है। सिमिलरली अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर का जिक्र करें तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप ये कहेंगे कि देखिए बाहर आने वाला करंट जो है वो एमिटर करंट है, ट्रांजिस्टर से बाहर एग्जिट लेने वाला करंट अगर एमिटर करंट है तो एंट्री लेने वाला करंट बेस करंट और एंट्री लेने वाला करंट कलेक्टर करंट होगा। क्योंकि आईबी और आईसी या तो दोनों एंट्री लेंगे और एमिटर को एग्जिट दिलाएंगे, या आईई एमिटर एंटर करेगा और आईबी और आईसी दोनों एग्जिट लेंगे। तो बेस और कलेक्टर करंट की डायरेक्शन सेम होती है, दोनों मिलके एमिटर करंट के बराबर होते हैं। बाइसिंग रूल, एक्सटर्नल बैटरी का पोलैरिटी डिसाइड करते टाइम ध्यान रखना है, एमिटर मस्ट बी ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर मस्ट बी ऑलवेज रिवर्स बायस। और इंटरनल इमेजिनरी बैटरी जो जान है ट्रांजिस्टर के टॉपिक की कि हर सवाल को आप खटाक से केवीएल लगा के कर सकते हो। मुद्दा यह है कि बिहेवियर बेस का जो है एमिटर के टुवर्ड्स वही कलेक्टर का भी होगा।
कुछ ज्यादा हद तक, यानी कि होल्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन लोअर टू लोएस्ट। तो पीएनपी में हायर लोअर लोएस्ट, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो लोअर हायर हाईएस्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस हमेशा लोअर से हायर, हायर टू हाईएस्ट मूव करते हैं पोटेंशियल के टर्म्स में। मैं हट गया हूं स्क्रीन से, फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स के दूसरे फेज की, जिसमें बात करेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की, ठीक, और फिर सवालों के साथ शुरू कर देंगे। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, एंड मैं यही बताना चाहूंगा आपको ट्रांजिस्टर एज अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, यहीं भी देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, इजी आते हैं, ये भी इजी है मगर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हमारे सिलेबस में केवल और केवल कॉमन एमिटर है। क्यों सर? क्योंकि कॉमन बेस में इस केवल नाम का एम्पलीफिकेशन होता है, वो अल्फा तो लेस देन 1 होता है, और ये एनपीएन है। क्यों सर पीएनपी क्यों नहीं? क्योंकि पीएनपी में मूव करेंगे होल्स जिनकी मोबिलिटी होती है कम, एनपीएन में मूव करते हैं मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जिनकी मोबिलिटी होती है ज्यादा। ज्यादा मोबिलिटी है, अच्छे से एम्पलीफिकेशन मिलेगा, और एम्पलीफिकेशन किसका मिलता है? डीसी सिग्नल्स का नहीं मिलता, केवल और केवल एसी सिग्नल्स का मिलता है। तो यार यहां पे बात क्या होगी, यहां पे बात क्या होगी, एज सच आप करंट गेन डिफाइन करेंगे बीटा, करंट गेन बीटा। ये करंट गेन बीटा क्या होता है, फॉर्मूले ध्यान से समझिएगा, ये आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट होता है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने बेसिकली, चलो मैं एक बार स्ट्रक्चर बना ही देता हूं प्रॉपर। क्या होगा, आप एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं और एमिटर को कर रहे हैं कॉमन, ठीक। तो ये हो गया आपका एमिटर बेस कलेक्टर, एमिटर बेस कलेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अच्छा ये एनपीएन है, एनपीएन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एमिटर से बेस, इसीलिए करंट जो होगा यार वो ऐसे बेस टू एमिटर होगा, करंट जो होगा वो बेस टू एमिटर होगा। बेस वाली आर्म को आप आरबी बोलते हैं, आरबी रेसिस्टर आपने लगाया है। एमिटर वाली आर्म में हो सकता है आप रेसिस्टर लगाएं, हो सकता है आप रेसिस्टर ना भी लगाएं। और यहां जो बैटरी कनेक्ट करेंगे एमिटर को कॉमन करके, जो बेस साइड वाली बैटरी है उसका नाम होगा वीबीबी, कलेक्टर साइड वाली बैटरी जो है उसका नाम होगा वीसीसी, और ये रेसिस्टर है यार आरसी, ठीक है। स्ट्रक्चर समझा रहा हूं कि ऐसा बुक्स में क्यों देखने को मिलता है, फिर खटाक से फॉर्मूले पे शिफ्ट हो जाऊंगा। अब यार एक्सटर्नल बैटरीज के बारे में अगर आप बात करें, एक्सटर्नल बैटरीज के बारे में, तो देखो स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, पीएनपी एनपीएन, मोड समझ में आ गया होगा। अब एक्सटर्नल बैटरी नॉमेनक्लेचर भी समझ में आ गया है। एक्सटर्नल बैटरी एमिटर को करना है फॉरवर्ड बायस, अगर एमिटर को करना चाहते हो फॉरवर्ड बायस, तो यहां से एन टाइप को कनेक्ट कर देना है नेगेटिव टर्मिनल से, पी टाइप को कनेक्ट कर देना है पॉजिटिव टर्मिनल से। कलेक्टर साइड वाली बैटरी को आप करना चाहते हैं रिवर्स बायस, ये था कलेक्टर एन टाइप, रिवर्स बायस करने के लिए इसे कनेक्ट कर देंगे पी टाइप से। तो ये हो गई एक्सटर्नल बैटरी, बाइसिंग रूल। इंटरनल बैटरी के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि एनपीएन में ये लोअर हायर और हाईएस्ट होता है, लोअर हायर और हाईएस्ट, यानी कि यहां अगर एक इंटरनल बैटरी कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उसका नाम होगा वीबीई, हायर लोअर, हायर लोअर, हायर बी लोअर। और यहां अगर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो उसका नाम होगा वीसीई, वीसीई कलेक्टर हायर है और एमिटर लोअर है। इंटरनल इमेजिनरी बैटरी हो गई। केसीएल अगर आपने लगाना है तो देखिए एमिटर करंट बाहर आ रहा है तो बेस करंट अंदर गया होगा और कलेक्टर करंट भी अंदर गया होगा। एमिटर करंट बाहर आ रहा है, बेस करंट भी अंदर गया होगा और कलेक्टर करंट भी अंदर गया होगा। यदि आप लगाना चाहते हैं यहां पर केवीएल, यदि लगाना चाहते हैं केवीएल तो ऐसे चले जाइएगा लूप 1 में, ऐसे चल पड़ेंगे लूप 2 में। आई होप आपको केसीएल केवीएल आता होगा, वरना इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, वहां सीख के फिर आप इसे देख सकते हैं। वैसे तो यार आना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। अभी यहां अगर मैं लूप 1 की इक्वेशन बनाऊंगा और लूप 2 की इक्वेशन बनाऊंगा तो देखिए क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं लूप 1 की इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं तो मैं साथ के साथ आपको समझा भी देता हूं, तो थोड़ा हौले हौले एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके सुनेंगे तो साथ के साथ सीख भी जाएंगे। तो देखिए करना क्या है, यदि आप सर्किट को रिवाइंड करके देखेंगे, सॉरी वीडियो को रिवाइंड करके देखेंगे तो सीख जाओगे। तो देखो करना क्या है, यदि आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हो तो उसे लिखना पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हो तो उसे लिखना नेगेटिव। यदि आप बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हैं तो उसे लिखिएगा पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को हिट कर रहे हैं तो उसे लिखिएगा नेगेटिव।
यदि रेसिस्टर में करंट आप ही की डायरेक्शन में है तो उसे लिखिएगा नेगेटिव, अगर आपसे ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे लिखिएगा पॉजिटिव। जरा ध्यान से देखिए, VBB के नेगेटिव टर्मिनल को हिट करने के कारण लिखा पॉजिटिव, घूम के VBE के पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करेंगे उसे लिखेंगे नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करेंगे उसे लिखेंगे नेगेटिव। RE में करंट ऊपर से नीचे आ रहा था और आप भी ऊपर से नीचे उतर रहे थे, आप भी ऊपर से नीचे, करंट भी ऊपर से नीचे, करंट और आप सेम डायरेक्शन में तो -IE करंट और आप सेम डायरेक्शन में -IE RB में आप भी नीचे से ऊपर जा रहे थे और करंट भी, जब आप और करंट दोनों ही नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये फिर से सेम डायरेक्शन होने के कारण -RB और दूसरी साइड आ जाएगा 0, दूसरी साइड आ चुका होगा 0। ऑलराइट, अगर लूप 2 के बारे में बात करूं तो लूप 2 के नेगेटिव टर्मिनल को हिट करने के कारण, लूप 2 के नेगेटिव टर्मिनल को हिट करने के कारण आप लिख सकते हैं VCC। जब लूप 2 में आप घूम के VCE के पॉजिटिव टर्मिनल को हिट करोगे तो आप उसे लिखोगे नेगेटिव। और गौर फरमाइएगा, RC में आप और करंट दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, RC में आप भी घूम के ऊपर जा रहे हैं और देखिए करंट भी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया है -ICRC। और RE जो लूप 2 का हिस्सा है RE, इसमें आप भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं और करंट भी ऊपर से नीचे, तो -IERE। भाई मैंने ज्यादा वक्त नहीं लगाया है ये समझाने के लिए, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं तो बार बार रिवाइंड करके देखिए। कन्वेंशन फिर से बोल देता हूं, आपने अपने चलने की दिशा चुन ली, आपकी मर्जी थी, दोनों में क्लॉकवाइज, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक में क्लॉकवाइज, किसी में एंटी क्लॉकवाइज, कोई रूल नहीं है, आपने चुन लिया। लेकिन जब आपने एक बार अपने घूमने की दिशा, लूपिंग डायरेक्शन, लूप 1 लूप 2 चुन ली है, तो उसके बाद साइन कन्वेंशन क्या होता है, यदि आपकी डायरेक्शन में चलते हुए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो लिखेंगे उसे नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल पहले आएगा तो लिखेंगे उसे पॉजिटिव। यदि आप ही की दिशा में करंट चल रहा है किसी एक रेसिस्टर में तो IERE नेगेटिव होगा, यदि आपसे उल्टी दिशा में चलेगा तो IERE पॉजिटिव होगा और इक्वल टू का साइन 0। ठीक है, यदि यहां पर इफ RE RB RC सभी को 0 कर दिया जाए, यदि यहां पे RE RB RC सभी को 0 कर दिया जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं ये चारों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सबका 0 0 नलिफाई हो जाएंगे। तो VBB जो है वो VBE के बराबर आ जाएगा और VCC जो है ये VCE उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे VBB VBE के बराबर हो जाएगा और VCC VCE के बराबर हो जाएगा। और यही है यार अपना NCERT केस। NCERT पढ़ के बच्चे कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि NCERT में कई जगह लिखा है कि VBB या VBE एक ही बात है, मतलब एग्जैक्टली इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है कि एक ही बात है, पर इंटरप्रिटेशन ऐसा निकल कर आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि अक्सर कई बार किसी आर्म में रेसिस्टर्स की होती है कमी, तो वो केवल और केवल एक NCERT का स्पेशल केस है। असल सर्किट जो है वो आपकी नजर के सामने है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। स्ट्रक्चर, टाइप, इंटरनल इमेजिनरी बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी एंड KVL रूल, पांचों के पांचों रूल्स फिट किए हैं यार मैंने इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल किन फॉर्मूलों पे आएंगे। पहले बीटा डिफाइन करेंगे आप। बीटा होगा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, यानी आप इसे बोलोगे IC बाय IB। फिर दूसरी चीज आप डिफाइन करते हैं वोल्टेज गेन, जिसे आप वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी बोलना पसंद करते हैं। वोल्टेज गेन या वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर AV, ये होता है आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, V आउट बाय V इन। तो देखिए आप V आउट बाय V इन क्या बोल सकते हैं, V आउट जो होगा वो होगा ICRC, V इन जो होगा वो होगा IBRB, या फिर इस AV को कहा जा सकता है IC बाय IB बीटा एंड RC बाय RB को आप R आउट बाय RN भी कह सकते हैं। यानी कलेक्टर रेसिस्टेंस को, कलेक्टर आर्म रेसिस्टेंस को आप आउटपुट रेसिस्टेंस और बेस आर्म रेसिस्टेंस को आप इनपुट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। चाहते तो RE को इग्नोर कर सकते थे, 0 लिख सकते थे, क्योंकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट आने वाला नहीं है। इसीलिए सिंपल सर्किट्स में अक्सर RE देखने को ही नहीं मिलता, 0 मिलता है, स्ट्रेट वायर मिलती है। मैंने तो आपको जनरली सब कुछ बता दिया, मतलब हमने जो बताया उसमें तो सभी तरीके के सवाल हो जाएंगे यार। अब बात करेंगे अगर पावर गेन की। पावर गेन, इसे आप पावर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर AP भी कहते हैं। ये होगा यार आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। अगर ये आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर है तो आप इसे AV इंटू बीटा भी कह सकते हो। मतलब जैसे यार पावर होता है ना P इज इक्वल टू V इंटू I, ये गेन के टर्म्स में भी वैलिड है। अगर पावर वोल्टेज इंटू करंट होता है तो पावर गेन वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन होगा। इतना ही नहीं, अगर आप इसे I स्क्वायर R बोलते हैं तो ये करंट गेन बीटा स्क्वायर,
करंट गेन बीटा स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस गेन, यानी कि आर आउट बाय आर इन बी होगा, आर आउट बाय आर इन भी होगा। ठीक है, और एक आखिरी छोटी सी बात, वो ये कि ट्रांजिस्टर्स के केस में जब आप एम्पलीफाई करते हो सिग्नल को, तो इनपुट और आउटपुट में ना 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आता है। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एसी सिग्नल, इनपुट और आउटपुट देख रहे हैं, देखिए अगर हम ई और आई, इनपुट ई और आई इनपुट को टाइम के साथ देखें, और अगर हम ई और आई आउटपुट को टाइम के साथ देखें, तो हमें एम्प्लीफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिलती है। मतलब ये अगर सिग्नल है प्लस माइनस, तो एम्प्लीफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिलती है, मगर ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो चुका होता है। मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में एम्पलीफाई होगा, और जो नेगेटिव सिग्नल है वो पॉजिटिव में एम्पलीफाई होगा। पॉजिटिव सिग्नल नेगेटिव में एम्पलीफाई होगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में एम्पलीफाई होगा। इसके अपने कारण हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस जर्नी में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसका वैल्यू पाई है। पाई फेज डिफरेंस होने के कारण ही पॉजिटिव साइड नेगेटिव में एम्पलीफाई होती है और नेगेटिव साइड जो है वो पॉजिटिव में एम्पलीफाई होती है। इससे अलग, इससे आगे और इससे बाहर ट्रांजिस्टर के केस में कुछ भी डिटेल में नहीं पूछेगा। ट्रांजिस्टर के केस में कुछ भी नहीं पूछेगा। और हमारा ट्रांस कंडक्टेंस कहीं भाग गया, मैंने कहीं उड़ा दिया, तो ट्रांस कंडक्टेंस आगे तो सवाल होंगे, राइट। मुझे लगता है ये बात, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, बार बार इनका जिक्र जो है वो पिक्चर में आने वाला है। आगे बात कर लेते हैं किसकी, एक टर्म और है यार यहां पर, ट्रांस कंडक्टेंस की। मैं साथ में ही बता देता हूं, ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, क्या होती है ये ट्रांस कंडक्टेंस? इसे जी टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात तो यार, कंडक्टेंस क्या होती है? रेसिस्टेंस होता है V बाय आई, कंडक्टेंस होता है I बाय V। मगर ये नॉर्मल आम कंडक्टेंस नहीं है, ट्रांसफर कंडक्टेंस है। मतलब अगर आप बोल रहे हैं कि GT आप लिखना चाहते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू करंट बाय वोल्टेज, करंट बाय वोल्टेज। मगर ये दोनों ही इनपुट या दोनों ही आउटपुट नहीं है, वरना ये इनपुट कंडक्टेंस या आउटपुट कंडक्टेंस होता। ये ट्रांसफर कंडक्टेंस है, यानी एक है आउटपुट और एक है इनपुट। तो ट्रांजिस्टर में आप करते क्या हो, आउटपुट करंट को देखते हो और इनपुट वोल्टेज से उसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये आई आउटपुट बाय वी इनपुट है। ठीक है, इससे बनते हैं दो छोटे मोटे न्यू फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझते जाइएगा। पहला फॉर्मूला होता है कि GT जो है दैट विल बी इक्वल टू, इस आई आउटपुट को लिख दीजिए V इनपुट बाय आर इनपुट, आर इनपुट आई आउटपुट, सॉरी, तो मुझे लिख देना चाहिए V आउटपुट बाय आर आउटपुट और V इनपुट, ऐसे का ऐसे। यानी इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये निकल के आएगा V आउटपुट बाय V इनपुट, यानी कि AV बाय आर आउट, AV बाय आर आउट, या आर आउट को ही आप और क्या लिख सकते थे, आउटपुट रेसिस्टेंस तो कलेक्टर रेसिस्टेंस होता है बॉस, आउटपुट रेसिस्टेंस तो कलेक्टर रेसिस्टेंस होता है। या इसी GT का फॉर्मूला आप निकाल सकते थे कि चलो इस बार ना आई आउटपुट को मत छेड़ो, इस बार V इनपुट को आई इनपुट इंटू आर इनपुट लिख सकते हैं। यानी कि आप लिख सकते थे आई आउटपुट बाय आई इनपुट बीटा बाय आर इन, या इसी को आप लिख सकते थे आर बी, बीटा बाय आर इन और आर बी। देखिए आर इन और आर बी बेस रेसिस्टेंस। कुछ समझ में आया? तो जरूरत के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग आप सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, आप GT की वैल्यू, ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू वोल्टेज गेन या करंट गेन की टर्म्स में निकाल सकते हैं। और अब बात करने जा रहा हूं यार आखिरी पार्ट को लेकर। आखिरी पार्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो आपको ना ये रिलेशन याद रखना है कि गामा जो होता है वो 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा होता है। एक तो रिलेशन ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या है, 1 बाय बीटा जो होता है, इनफैक्ट 1 बाय अल्फा जो होगा वो 1 बाय बीटा प्लस 1 होगा। ठीक है,
दो छोटे छोटे फॉर्मूले बताए हैं मैंने आपको, दोनों फॉर्मूले मुझे उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। एक तो ये वाला जो अल्फा बीटा गामा सबको रिलेट करता है, मगर गामा का डिस्कशन मेजरली हमारे सिलेबस में नहीं है, और दूसरा नीचे वाला। अब देखिए दोनों से मिलेगा क्या, इससे क्या मिलेगा भाई, यहां से अगर मैं अल्फा को आइसोलेट करने की कोशिश करूं तो वो निकल कर आएगा बीटा बाय बीटा प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू न्यूमरेटर, तो ये फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 हो जाता है। और अगर बीटा निकालने की कोशिश करूं इस 1 को यहां भेजकर, तो अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा होगा और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। गामा तो यार ऑलरेडी ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि ये तो बीटा से भी एक कदम आगे होता है। आपको याद होगा क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था 100% चार्ज कैरियर्स, 2 to 5% चार्ज कैरियर्स और 95 to 98% चार्ज कैरियर्स की वजह से। ठीक है, मैं हट गया हूं स्क्रीन से, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को आगे तब रिज्यूम करना जब कम से कम एक या दो बार इन दोनों ही स्क्रीनशॉट्स, पिछली स्लाइड और इस स्लाइड का रिव्यू बेहतरीन तरीके से ले चुके हो। ट्रांजिस्टर की कहानी मेरी तरफ से होती है खत्म, और अब शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला, मगर पहले ले लो स्क्रीनशॉट और रिव्यू कर लो यार। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और टॉपिक को अच्छे से रिव्यू भी कर लिया होगा। बढ़ाते हैं यार डिस्कशन को अभी और आगे, पूरी ईमानदारी से चलना है। ठीक है, पहला सवाल और बोल रहा है दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस, तो सीखने वाला सवाल है। कह रहा है फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर वर्किंग के लिए कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सिमिलर साइज एंड डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत सर। गलत क्यों है? क्योंकि सबके फिजिकल साइज भी अलग होते हैं और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन भी। याद दिलाना चाहूंगा मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कि सबके फिजिकल साइजेस अलग हैं। कलेक्टर का मैक्सिमम फिजिकल साइज होता है, बेस का मिनिमम, एमिटर का ओके। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन एमिटर की मैक्सिमम होती है, बेस की लाइटली होती है और कलेक्टर की मॉडरेटली होती है। तो देखिए तो स्टेटमेंट फॉल्स, द बेस मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। ये बात बिल्कुल सही है यार, बहुत थिन होता है और लाइटली डोप्ड होता है। केवल 2 से 5% चार्ज कैरियर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं बेस करंट में। एमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, दिस इज आल्सो ट्रू। प्रॉपर वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए रूल नंबर 4 एक्सटर्नल बैटरी बाइसिंग रूल, अभी मैंने आपको बताई थी एक्सटर्नल बैटरी बाइसिंग रूल जस्ट प्रीवियस स्लाइड पे, कि फॉरवर्ड बायस होना चाहिए एमिटर और कलेक्टर मस्ट बी रिवर्स बायस। बोथ द एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, ये भी फॉल्स है। एमिटर बेस या एमिटर को फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर या कलेक्टर को रिवर्स बायस। ओके, चलिए अगला सवाल। हाँ यार ये है दमदार सवाल, केसीएल केवीएल वाला। देखो आपसे कहा जा रहा है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, इनपुट वोल्टेज इज 20 वोल्ट। ये जो इनपुट वोल्टेज है बेटा, यहां ये इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया है? 20 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और VBE यानी कि इनके अक्रॉस अगर मैं ड्रॉप लेने की कोशिश करूं VBE, तो ये ड्रॉप कितना होगा बेटा? 0 होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, और VCE यानी इनके अक्रॉस में ड्रॉप लेने की अगर कोशिश करूं, जो मैंने आपको कहा भी था इंटरनल बैटरी इमेजिनरी, इंटरनल बैटरी पोलैरिटी रूल, ये VCE क्या होगा? ये भी 0 वोल्ट होगा। और आपसे कहा गया है IB IC IB सबकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बेस से एमिटर करंट है, यानी NPN करंट है बेस से एमिटर। तो देखिए एमिटर करंट बाहर आ रहा होगा, एमिटर करंट बाहर आ रहा होगा, तो साथ में कलेक्टर करंट अंदर जा रहा होगा और बेस करंट भी अंदर जा रहा होगा। यदि एमिटर करंट बाहर आता है तो बाकी दोनों अंदर जाते हैं, यदि एमिटर करंट ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा होता है एमिटर टू बेस, तो बाकी दोनों करंट बाहर आते हैं। अभी हमने जस्ट देखा भी था। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि इन सबकी वैल्यू बताइए, बीटा की भी वैल्यू, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए जब आप एमिटर को यहां अर्थिंग से ज्वाइन, सॉरी इनपुट को अर्थिंग से ज्वाइन करेंगे, तो अर्थिंग वाला है 0 वोल्ट। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? 0 वोल्ट। और यहां है 20 वोल्ट। क्या मैं बोल सकता हूं इस बैटरी, ये जो आपने बैटरी इमेजिन की है, इसका ईएमएफ 20 वोल्ट होगा? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको ज्वाइन करूं 20 वोल्ट को अर्थिंग से, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे भी ये 20 वोल्ट होगा? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस लूप 2 में और इस लूप 1 में घूम जाऊं, तो लूप 1 में घूमने के कारण, लूप 1 में घूम जाने के कारण मुझे जो नेट ईएमएफ मिल रहा है भाई, VBE तो 0 हो गया, VBE 0 हो गया। जो मुझे नेट ईएमएफ मिला, ओम्स लॉ लगाएंगे, वो 20 वोल्ट मिला। 20 वोल्ट, V इक्वल्स टू IR, V नेट इक्वल्स V इक्वल्स टू IR लगा रहे हैं बेटा, ओम्स लॉ।
V क्या है 20 वोल्ट। I कौन सा करंट फ्लो किया किसी रेसिस्टर में से? सर एमिटर करंट फ्लो तो किया मगर वो किसी रेसिस्टर से गुजरा ही नहीं। एमिटर करंट फ्लो तो किया मगर वो किसी रेसिस्टर से गुजरा ही नहीं, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। I कौन सा बेस करंट, और R कौन सा 500 किलो ओम, 500 किलो ओम। और देखिए सारे आंसर जो हैं आई बी के वो तो माइक्रो में है, माइक्रो में है तो कोई बात नहीं। आप लिखेंगे आई बी इज इक्वल टू 20/500। जो इस साइड पे 1000 है बेटा, वो दूसरी साइड पे 1/1000 हो जाएगा, यानी कि जो इस साइड पे किलो है वो दूसरी साइड पे मिली हो जाएगा, मिली। लेकिन आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि आपको बेस करंट तो काफी छोटा माइक्रो एम्पियर में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई, और जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो मिली को 1000 से डिवाइड करने पे आंसर देखिए माइक्रो में आएगा। मिली को 1000 से डिवाइड करने पे आंसर माइक्रो में आया है, यानी कि आपका फाइनल आंसर आई वी कितना आया है? आप बोलेंगे कि सर 1000 को 500 ने 2 टाइम्स पे कैंसिल किया, 20 इंटू 2 40 माइक्रो एम्पियर हो गया। कुछ बात समझ में आई है ना? सिंपल। देखिए था ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे रूल्स जो मैंने सिखाए उससे केसीएल केवीएल या ओम्स लॉ में कन्वर्ट हो गया। एक बार फिर से आदत डालते हैं। देखिए लूप 2, जब आप लूप 2 में घूमेंगे तो ये VCE जो है ये तो जीरो है, VCE जीरो है। और इकलौता जो, जब आप V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ यहाँ पे या केवीएल लगाएंगे तो इकलौता पोटेंशियल जो ऑफर हो रहा है वो 20 वोल्ट है। सर ये 20 वोल्ट कहां गया? इसी को तो यहां लाके खिसकाया ना कि 20 और 0 के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां V इक्वल टू आई आर में V पोटेंशियल नहीं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू I इंटू आर। करंट कौन सा? एमिटर करंट भी है इस लूप में मगर वो तो किसी रेसिस्टर से फ्लो ही नहीं किया। तो बचा कौन? कलेक्टर करंट जो आरसी से फ्लो किया। तो आपने बोला आईसी, और आरसी कितना है 4 किलो ओम। तो क्या होगा? आईसी विल बी इक्वल टू 20/4, और जो इस साइड पे किलो है 1000, वो उस साइड पे 1/1000 यानी कि मिली हो जाएगा यार। तो आंसर कितना आ गया? 5 मिली एम्पियर। तो देखिए आपके पास आईबी आ गया, आईसी आ गया, एंड फाइनली अगर आपको याद हो तो अभी हमने करंट गेन बीटा कैसे डिफाइन किया था बेटा? डिफाइन किया था राइट वाला आउटपुट करंट बाय लेफ्ट वाला इनपुट करंट आईसी बाय आईबी। तो ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3 है, ध्यान से देखिएगा, 10 टू द पावर -3 है, मिली है 10 टू द पावर -3, और डिवाइड करेंगे इसे किससे? 40 माइक्रो एम्पियर से। 40 माइक्रो एम्पियर यानी 40 इंटू 10 टू द पावर -6। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, ये 10 की पावर -6 ऊपर जाके 10 की पावर हो जाएगा 6, 6 - 3 3, यानी ये आया 5000/40। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, आंसर आया 125। तो देखिए करेक्ट जवाब क्या है? ओम्स लॉ लगा दिया, एक एक करके लगा दिया बीटा का फॉर्मूला और आ गया हमारा जवाब। तो 45 और 125, देखिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब है। आईबी आया 40 माइक्रो एम्पियर, आईसी आया 5 मिली एम्पियर, और बीटा देखिए यहां से कितना निकल कर आ गया 125, है ना? स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हो? टेलीग्राम ग्रुप जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको सारे क्लास नोट्स मिल जाएंगे। वहीं से स्क्रॉल करके रोज रात को सोने से पहले रिवाइज करना है, पैकअप करना है उन चीजों को, जिन चीजों से जो चीजें आपने पूरे दिन भर में सीखी। यही तो हुई ना यार एग्जाम की सटीक तैयारी। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इन अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है जो कि हमारे सिलेबस में भी है बखूबी। ऑडियो वोल्टेज सिग्नल आपको कलेक्टर का 3 वोल्ट दिया है, यानी कि यहां पे कलेक्टर का मतलब VCC या V आउट जो दिया है आपको, ये दिया है 3 वोल्ट। द रेसिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर RC और R आउट ये आपको दिया है 3 किलो ओम्स। ओके, और करंट गेन बीटा इज इक्वल टू 100। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की तरह लिख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है पहले 2-3 सवालों में। एंड बेस रेसिस्टेंस RB या जिसे आप इनपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं, इसे 2 किलो ओम दिया हुआ है। आपसे कहा है बताइए वोल्टेज गेन और पावर गेन क्या होगा? वोल्टेज गेन और पावर गेन क्या होगा? तो देखिए आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज गेन AV जो है, वोल्टेज गेन AV जो है उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बीटा R आउट बाय RN। ठीक है जी, तो बीटा क्या है 100, R आउट क्या है जी 3 किलो ओम्स, और RN क्या है 2 किलो ओम्स। किलो ओम से किलो ओम कैंसिल आउट हो जाएगा, 300/2, द आंसर इज 150। द आंसर इज 150। नॉट ओनली दैट,
अगर आपसे पावर गेन या पावर एम्पलीफिकेशन फैक्टर एपी पूछा गया तो आपको याद होगा ये एवी इंटू बीटा, अभी मैंने आपको सिखाया है, या इसी को आप बीटा स्क्वायर कोई भी एक फॉर्मूला लगा दो, सब चल जाएगा, आर आउट बाय आर इन होगा। तो बेसिकली आपने निकाला है इसे 150 इंटू बीटा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या है? वोल्टेज गेन एंड पावर गेन रिस्पेक्टिवली यार 150 एंड 15,000। आई बात समझ में? मैंने बोला भी था छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से फॉर्मूले हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना यार। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। चलो अगला सवाल है, एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। कॉमन एमिटर देखिए वैसा सही सवाल मिलेगा आपको। कलेक्टर रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है 4 वोल्ट। तो देखिए पिछली बार ये वाला जो डेटा है Vc या वी आउट, ये हमारे लिए यूजलेस निकला, यूजलेस डेटा। ठीक है, रिडंडेंट डेटा, ये हमारे लिए यूजलेस निकला, इसका हमने कोई खासा इस्तेमाल नहीं किया, हमने बाकी की सारी चीजों से ही सवालों को सॉल्व किया। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये यूजलेस है, क्योंकि बच्चों के मन में ना छोटी सी बात आती है, सर वो डेटा तो आपने यूज ही नहीं किया, मतलब सवाल में कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, वो डेटा ऐसे ही दिया है खामखा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप देखें तो कलेक्टर रेसिस्टेंस आरसी आपको 2 किलो ओम दिया है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 100 दिया है, बेस रेसिस्टेंस 1 किलो ओम। आपसे पूछा जा रहा है इनपुट सिग्नल, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एवी आपकी बार जरूरत पड़ सकती है। अगर मैं इसे वी आउट बाय वी इन लिखूं तो क्या मैं इसे बीटा आर आउट बाय आर इन लिख सकता हूं? आउटपुट इनपुट बोलो या आर आउट आर इन बोलो, एक ही बात है ना यार, है ना। अब यहां जरूरत पड़ सकती है, देखिए क्या कहा जा रहा है, आउटपुट आपको दिया है 4 वोल्ट्स, बीटा आपको दिया है 100, बीटा आपको दिया है 100, आर आउट कलेक्टर वाला आपको दिया है 2 किलो ओम्स, और आर इन आपको दिया है 1 किलो ओम बेस रेसिस्टेंस। ठीक है ना, आर आउट जो होता है वो कलेक्टर रेसिस्टेंस होता है, आर इन जो होता है वो बेस रेसिस्टेंस होता है ना, याद होगा आपको। और आपसे वी इन की वैल्यू पूछी गई है बेटा, तो देखिए क्या होगा, यहां से वी इन निकल कर आएगा, ये आ जाएगा 200, और आप ये कह सकते हैं किलो ओम कैंसिल, 2 कैंसिल्ड 4 एट 2 टाइम्स, दिस इज 2 बाय 100 और 0.02 और 20 मिलीवोल्ट, 20 मिलीवोल्ट। सो दिस इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। पिछले ही क्वेश्चन में अगर हमसे इनपुट भी पूछा गया होता, पिछले प्रश्न में अगर हमसे इनपुट भी पूछा गया होता तो हम जवाब फटाक से बता देते, जैसे हमने यहां बताया है, मगर इस बात की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एक अच्छा सा सवाल है, पर मैंने तुम्हें एक ट्रिक भी सिखाता हूं आज कि बिना सवाल को पढ़े जवाब कैसे निकाल सकते हैं। बिना सवाल को पढ़े, यार सर ये तो गजब हो गया, सेमीकंडक्टर के सवाल तो वैसे भी नहीं बनते, आप कह रहे हो बिना सवाल पढ़े जवाब निकालना है, और ये सटीक तरीका तुक्का मारने का या गेस करने का हमेशा वैलिड है। हालांकि मैं आपको पूरी फिजिक्स भी सिखाने वाला हूं, इसके पीछे की टेंशन नहीं लेनी है, फिर भी देखिए जब भी ऑप्शन पेयर में हो, अक्सर ट्रिक इज एप्लीकेबल फॉर 90% प्रॉब्लम्स। जुगाड़ तरीका लगाया है हमने, ठीक है। क्या है वो, चलो लिखते नहीं ऐसे, तुम भावनाओं को समझो। क्या है, पहला ऑप्शन जो है, हर ऑप्शन का पहला टर्म जो है वो किसमें कॉमन है। जैसे ये 4 है, ये 3.69 है, ये 4 है और ये 4 है, तो पहली टर्म प्रत्येक ऑप्शन की क्या क्या कॉमन है, 4 4 4। दूसरी टर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरी टर्म यहां 3.84 है और यहां 3.84 है और इनमें डिफरेंट है। तो कौन सा ऐसा कैन वी से कि जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा चीजें कॉमन है, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा चीजें कॉमन है वही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैंने कहा यार पहले जब भी ऑप्शंस पेयर में हो ना, अक्सर ऐसा देखा जा सकता है कि 90% प्रॉब्लम्स के लिए बोल रहा हूं मैं, देखो नीट ट्रिक्स में सिखाने भी वाला हूं मैं, ये सिखाता भी हूं अक्सर। तो पहली टर्म जिसमें कॉमन है उसे हाईलाइट किया, दूसरी टर्म जिसमें कॉमन है उसे हाईलाइट किया, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा हाईलाइट्स हो वही आपका सटीक सही जवाब है। 90% टाइम वैलिड है, ठीक है। बट सर
अगर हम 180 और 180 एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम में, और अगर हमारा तरीका जो है, अगर हमारा तरीका हम बिल्कुल सटीक रखना चाहते हैं, तो तुक्का मारने से रहना है थोड़ा सा दूर और करनी है बात फिजिक्स की। तो चलिए यहां पे भी फिजिक्स की बात करेंगे। क्या क्या दिया है, मुझे लगता है मजा आया होगा आप सभी लोगों को। अ लोड रेसिस्टेंस, क्वेश्चन में देखिए लोड रेसिस्टेंस, लोड हमेशा आउटपुट में होता है सर, ये इसी को आप आर आउट भी कह सकते थे, या अक्सर आप एनपीएन एम्पलीफायर में इसे आप कलेक्टर रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। ये दे रखा है 800 ओम्स, देखो दे रखी है वैल्यू हमें पहली लाइन में। दूसरी लाइन में इज कनेक्टेड इन द कलेक्टर सर्किट एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट, वी आउट जो दे रखा है आपको ये 0.8 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर 0.96, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। आपको मैंने सिखाया भी था कि बीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, बट ठीक है नीट में सवाल आया हुआ है, लेस देन 1 दिया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको लेके चल लेंगे, मगर प्रैक्टिकली इसे ग्रेटर देन 1 ही होना चाहिए। पर एग्जामिनर जब बोल ही रहा है कि लेस देन 1 लेके करो, तो उसकी बात मान लेते हैं यार। और क्या बोल रहा है, इफ द करंट एम्पलीफिकेशन एंड इनपुट रेसिस्टेंस इज 192 ओम्स, आर इनपुट जो है और बेस रेसिस्टेंस जो है वो 192 ओम्स है, और आपसे कहा जा रहा है बताइए वोल्टेज गेन एंड पावर गेन बताइए। ठीक ऐसा सवाल अभी हमने 2 स्लाइड्स पहले किया है, तो अब की बार यहां पे यार वोल्टेज गेन क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे एवी जो है वो बीटा आर आउट बाय आर इन होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू, बीटा देखिए 0.96 है एंड आर आउट कितना है, आर आउट दे रखा है आपको 800 और आर इन कितना दिया हुआ है आपको 192। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 100 से 0.96 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 96 आ जाएगा। 96 ने 192 को 2 टाइम्स पे काटा होगा, तो 808/2 यानी कि यार ये 4 निकल कर आ रहा है, 8/2 यानी कि 4 निकल कर आ रहा है। और अगर पावर गेन, पावर एम्पलीफिकेशन फैक्टर एपी के बारे में बात करें तो वो एवी इंटू बीटा करके आ जाएगा यार, ठीक है, या बीटा स्क्वायर आर आउट बाय आर इन, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल 100% वैलिड है, ठीक है। तो एवी इंटू बीटा करके आएगा, एवी आपने क्या निकाला है 4 और बीटा क्या है यार 0.96, 6 4 24, 9 4 36 और 2 देखिए 3.84 आ रहा है। मैं भी कैलकुलेशन बच्चों की तरह ही करता हूं बिल्कुल, तो देखिए कैलकुलेशन की आपकी नजरों के सामने और ट्रिक भी बता दिया गया है ना, ये ट्रिक ही तो बताया, ठीक है भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं यार डिस्कशन। ऑलराइट, चलो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ये काफी अच्छा सवाल है, ट्रांस कंडक्टेंस पर है। इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ऑफ वोल्टेज गेन इज G, द ट्रांजिस्टर यूज्ड हैज अ ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ 0.03 mho and current gain 25. If the above transistor is replaced with another transistor, एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, पर ध्यान रहे इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस ट्रांजिस्टर सर्किट का भाग होता है, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करने के दौरान इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते हैं, हम बोलेंगे वी नो, ट्रांस कंडक्टेंस का जिक्र होता है थोड़ा सा कम, तो एक बार फिर से आपके सामने लिख देता हूं कि ट्रांस कंडक्टेंस जो है जीटी, मैं इसे जीटी से डिनोट करता हूं, ये होगा कंडक्टेंस है एक प्रकार का, तो करंट बाय वोल्टेज अभी बताया था मैंने, करंट है एक प्रकार का, कंडक्टेंस है एक प्रकार का, तो करंट बाय वोल्टेज, मगर ट्रांसफर कंडक्टेंस है, इनपुट और आउटपुट नहीं, तो करंट होगा आउटपुट और वोल्टेज होगा इनपुट, करंट होगा आउटपुट, वोल्टेज होगा इनपुट। करंट आउटपुट को आप लिख सकते हो वोल्टेज आउटपुट बाय आर आउट, और ये डिनोमिनेटर में खड़ा हुआ और पड़ा हुआ इनपुट वोल्टेज एज इट इज, यानी कि आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि वी आउट बाय वी इनपुट हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर एवी, और ये आर आउट, ठीक है। क्लियरली यू कैन सी कि आपका जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज गेन आर, ठीक है। इस बात से क्या मतलब सर, मान लीजिए पुराने ट्रांस कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो ये 0.03 है, और बाद में इसके साथ क्या किया गया है 0.02, तो यार 0.03 को 0.02 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा, क्या मैं कह सकता हूं 2/3 से, क्यों सर, 0.03 को 3 से डिवाइड किया होगा तो 0.01 आया होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0.02 आ गया है, ठीक है। ऐसा हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितने परसेंट का चेंज, जितने नंबर्स का चेंज, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो जिससे आपने GT को मल्टीप्लाई किया होगा उसी से आपको AV को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी पुराना वोल्टेज गेन पहली लाइन में दिया है G है, तो इससे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/3 को, सो दैट हमारा फाइनल आंसर आ जाए। और फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा 2/3 जी, सिंपल। एक बार फिर से, ट्रांस कंडक्टेंस वोल्टेज गेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 0.03 को 0.02 बनाने के लिए 2/3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, इसीलिए G को भी 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही G को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2G/3 आएगा। यानी कि ये रहा हमारा ठीक ठाक जवाब, है ना? मुद्दा क्लियर है? चलो, जगह नहीं मिल रही तो मैं स्क्रीन से हटता हूं, ले लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। ऑल राइट, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है? वन वे इन विच द ऑपरेशन ऑफ अ पीएनपी ट्रांजिस्टर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अ पीएनपी एनपीएन, और पीएनपी का डिफर होता है। पीएनपी का ट्रांजिस्टर में ऑपरेशन कैसे डिफरेंट होता है? भाई दोनों में एमिटर फॉरवर्ड बायस्ड होता है, कलेक्टर रिवर्स बायस होता है ना? एमिटर जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड इन एनपीएन, तो पीएनपी में भी एमिटर जंक्शन नहीं, गलत है यार। एमिटर जंक्शन हमेशा, एमिटर जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, बताया भी है मैंने आपको अभी शुरुआत में इस लेक्चर के, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बायस। ये तो गलत हो गया। द एमिटर जंक्शन इंजेक्ट्स माइनॉरिटी कैरियर्स इनटू बेस रीजन, ये भी फॉल्स है। हमेशा मेजॉरिटी ही फ्लो करेंगे, इसीलिए पीएनपी में होल्स फ्लो करते हैं और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स। एमिटर इंजेक्ट्स होल इनटू द बेस ऑफ द पीएनपी एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस ऑफ द रीजन एनपीएन। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पीएनपी में होल्स मेजॉरिटी होते हैं, पीएनपी में होल्स मेजॉरिटी होते हैं, और एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये देखिए, सटीक बात भी है और इसमें बिहेवियर डिफरेंट भी है, बाकी सब तो गलत है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी फॉल्स है। तो इसीलिए ऑप्शन सी हमें बिल्कुल सही जवाब मिल भी चुका है, वैसे भी सिंगल चॉइस करेक्ट। बस ये वही जो कहानी मैंने सुनाई उसी को दोहराया जा रहा है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई हो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? मैं भी अच्छा है। चलो आगे बात कर रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इनपुट सिग्नल आपको दे रखा है, और इनपुट सिग्नल जो दे रखा है वो दे रखा है, अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं इनपुट सिग्नल के, तो वो 2 है, और वोल्टेज गेन 150 है। क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा कि AV जो होगा वो V आउट बाय V इन होगा? इसका मतलब यहां से V आउट जो है वो वोल्टेज गेन 150 इंटू V इन 2, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड तो 300 वोल्ट्स होगा। अगर एम्पलीट्यूड 300 वोल्ट्स हो गया है, एम्पलीट्यूड 300 वोल्ट्स हो गया है, एंड इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस भी आपको पाई का चाहिए, पाई और 180 डिग्री। आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट में भाई एक तो एम्पलीट्यूड 300 वोल्ट्स का चाहिए आउटपुट सिग्नल में, और फेज डिफरेंस भी 180 डिग्री का चाहिए। तो देखिए एम्पलीट्यूड 300 इसमें और इसमें आ रहे हैं, और यहां पे ना ये पाई/3 है, तो आपको पाई/3 नहीं चलेगा। पाई/3 है मगर पाई/3 नहीं चलेगा। देखिए 300 है और 4 पाई/3 है, जो एक्चुअली पाई/3 प्लस पाई करके आया होगा, पाई/3 प्लस पाई। तो पाई/3 में पाई का फेज डिफरेंस जोड़ा और वोल्टेज को एम्पलीफाई किया, ये रहा आपका आउटपुट। बात समझ में आई? सवाल बड़ा इजी था मगर इंटरेस्टिंग था कि सवाल ट्रांजिस्टर्स पर क्या है, इनपुट सिग्नल दे रखा है, आउटपुट सिग्नल पहचानना है, तो एम्पलीट्यूड जो है वो वोल्टेज गेन टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया होगा, और फेज डिफरेंस 180 डिग्री पाई का क्रिएट हो गया होगा, है ना? चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ऑन द गो भी चीजों को रिवाइज कर सके। ठीक, आखिरी सवाल, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच पर बेस्ड। ये आखिरी सवाल क्या है? आपसे कहा जा रहा है ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक आपको दिया है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, पहले वाली रीजन जो है, पहले वाली रीजन को आप बोलते हैं, ये वाली रीजन कहलाती है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ स्विच वर्क करता है कट ऑफ में और सैचुरेशन में, ये होती है सैचुरेशन रीजन। मगर रीजन 2 जो है इसको कहा जाता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में जब ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम करता है तो वो कट ऑफ एंड सैचुरेशन फर्स्ट एंड थर्ड में करता है, और ट्रांजिस्टर जब एज एन एम्पलीफायर आप काम करवाना चाहते हो, अभी मैंने बताया भी था शुरुआत में, तो ये सेकेंड रीजन यानी कि एक्टिव रीजन में करता है। तो देखिए प्रश्न क्या है, फॉर यूजिंग अ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, आपको एज अ स्विच बात करनी है, आपको एज अ स्विच बात करनी है, तो वो रीजन 1 और रीजन 3 में करेगा।
रीजन 1 और रीजन 3 में करेगा। ऑलराइट बच्चों, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी मुलाकात ट्रांजिस्टर्स को लेकर। इस मुलाकात में मैंने इंक्लूड किए थे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हैं, और शुरुआत में सुनाई थी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड एक छोटी सी मगर बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी। सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। एंड यस, मेक श्योर दैट बिफोर यू स्लीप टुनाइट सारी चीजें जो आपने मॉर्निंग से इवनिंग तक सीखी है सबको प्रॉपरली रिवाइज करके ही सोया जाए। राइट बच्चों, ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे सेमीकंडक्टर्स के अगले फेज लॉजिक गेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।